हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम हमारा जो आगे का पोर्शन है वो पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और इस वीडियो में हमें प्रत्येक लेयर पे जो जो चीज़ें या जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस लेयर की है वो सब हमें पढ़नी है। हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन लेयर से। एप्लीकेशन लेयर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है ये मैंने आपको कल भी बताया था। प्रोवाइड यूज़र इंटरफेस, यूज़र को अच्छे से अच्छा इंटरफेस प्रोवाइड करवाना। और जिस चीज़ के ऊपर यूज़र नेटवर्क में कनेक्ट होने के लिए जो जो चीज़ें यूज़ करता है वो सब चीज़ें एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड करवाती है। इसके हमने एग्जाम्पल भी देखे थे, जैसे वेब ब्राउज़र, ईमेल, एफटीपी, टेलनेट। अब यूज़र अपनी विंडो के अंदर ईमेल को भी खोल के रखता है और कुछ वो ब्राउजिंग भी कर रहा होता है, रिमोट लॉगिन भी उसने कर रखा होता है, कहीं और का सिस्टम वो ओपन करके बैठा होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है। बट आप एक चीज़ सोच के देखो कि जब बाहर ये डेटा जाएगा उस समय तो ये डेटा ये थोड़ी ना जानता है कि वो ईमेल का डेटा है या एफटीपी का डेटा है या फिर ब्राउज़र का डेटा है। इन सब को अलग अलग करने के लिए यहाँ पे इन सब सर्विसेज को अलग अलग पोर्ट नंबर देते हैं। 0 से लेके 65,535 ये सब पोर्ट नंबर रिज़र्व रखे गए हैं ताकि हम अभी तक की जो सर्विसेज हैं उन्हें भी दे सकें, आगे आने वाली जो सर्विसेज हैं उन्हें भी हम अलग से नंबर प्रोवाइड करवा सकें। और जैसे ही वो देखेगा कि ईमेल का पोर्ट नंबर आया है तो समझ आ जाएगा कि इसके ऊपर या इस पोर्ट के ऊपर हमें ये रूल्स रेगुलेशन लगाने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ईमेल के क्या क्या चीज़ें होंगी, आप ईमेल को पढ़ सकते हो, आप ईमेल को डाउनलोड कर सकते हो, आप उसे सेव कर सकते हो। जो ये रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं ईमेल की वो सब की सब इसके साथ में पोर्ट नंबर के साथ अटैच कर दी जाती है, या फिर उस पोर्ट नंबर पे इस पर्टिकुलर ईमेल के लिए अलग से रूल बना दिए जाते हैं। अब पोर्ट नंबर से आपको क्या समझना है, मान लेते हैं जैसे ईमेल को डिफ़ाइन किया गया है 25 नंबर पोर्ट पे, तो 0 से लेके जब 25 नंबर वाला पोर्ट आएगा वहाँ पे ईमेल से रिलेटेड आप ईमेल को सेंड करोगे तो क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे, जब उसे रिट्रीव करोगे, रिसीव करोगे या पढ़ोगे उस समय क्या क्या फंक्शन वहाँ पे होने चाहिए, क्या रूल्स लगने चाहिए, उसे पासवर्ड पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए, ऑथेंटिकेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, डाउनलोड की परमिशन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, ये सब रूल बता दिए हैं या डिफ़ाइन कर दिए गए हैं पोर्ट नंबर 25 पे। ऐसे ही आप जितनी भी सर्विसेज यूज़ करते हो, एफटीपी को 20 और 21 पे डिफ़ाइन कर दिया गया है, टेलनेट को 23 नंबर पोर्ट पे डिफ़ाइन कर दिया गया है। प्रत्येक सर्विसेज के लिए अलग अलग पोर्ट नंबर होते हैं और आपको जान के हैरानी होगी कि आपको ये पोर्ट नंबर भी याद करने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट आता है एसएमटीपी का पोर्ट नंबर क्या है। और ये पटवारी एलडीसी के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, तो बेसिक अनुदेशक में तो ये क्वेश्चन कंफर्म आएगा। इनके पोर्ट नंबर वगैरह क्या होते हैं, इन ये सारे के सारे जो सर्विसेज हैं ये अपने रूल्स या रेगुलेशंस इन पे कैसे लगाए जाते हैं वो चीज़ें हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि एप्लीकेशन लेयर इन सब सर्विसेज के लिए यूज़र को अपना एक अलग इंटरफेस प्रोवाइड करवाती है। और पर्टिकुलर ये रिस्पॉन्सिबल भी किस चीज़ के लिए होती है, क्योंकि ये यूज़र के सबसे नज़दीक है, इसलिए ये अच्छे से अच्छा यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करवा सके। यहाँ पे हम सर्विसेज के नाम तो लिख लेंगे और अभी मैं आपको शॉर्ट में इनके पोर्ट नंबर भी यहीं पे देती हूँ ताकि इनको बार बार जब हम पढ़ेंगे तो हमें ये याद हो जाएंगे। जैसे पहली सर्विस जो होती है वो मेल की, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म मैं बोल रही हूँ, अगर आपको लिखने की रिक्वायरमेंट है तो आप साथ साथ में लिखते रहना। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एसएमटीपी सर्विस को डिफ़ाइन किया गया है 25 नंबर पोर्ट पे। एफटीपी होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसे डिफ़ाइन किया गया है 20 और 21 पे। अब एफटीपी पे ये दो पोर्ट क्यों दिए गए हैं, तो फाइल जो होती है वो थोड़ी कॉन्फिडेंशियल होती है, उसके अंदर कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है, इसलिए 21 होता है कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए कि फ़ाइल अगर हम भेजेंगे तो हमें टीसीपी का कनेक्शन बनाना पड़ेगा। मतलब एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल नेटवर्क हमें चाहिए जो फाइल को ले जाए, और कनेक्शन बनाने के बाद, रिलायबल कनेक्शन बनाने के बाद 20 पोर्ट नंबर से वो फाइल ट्रांसफ़र की जाएगी। तो यहाँ पे रूल्स अलग लगेंगे
कि वो फाइल का साइज़ कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम हम कितनी बड़ी फाइल जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। SMTP मेल के साथ में ही आपको एक प्रोटोकॉल और ध्यान करना है, POP3। इसका पोर्ट नंबर होता है 110 और फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। वर्जन 3 है, इसलिए हम यहाँ पे 3 अटैच कर रहे हैं साथ में। एक होता है IMAP4, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। वर्जन 4 है ये, इसलिए 4 यहाँ पे लिखा गया है। इसे डिफाइन किया गया है 143 प्रोटोकॉल पोर्ट के ऊपर। नेक्स्ट है HTTP। HTTP का पोर्ट नंबर है 80, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और एक होता है HTTPS। एस होता है, ये इसको सिक्योरिटी देता है, तो जिस वेबसाइट के आगे HTTPS लिखा हुआ मिलेगा वो वेबसाइट सिक्योर ज़्यादा होती है। और लगभग बैंकिंग की जो वेबसाइट होती है उनके आगे ये वाला जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है ये यूज़ लिया जाता है। इसका पोर्ट नंबर अलग है 443। एक है टेलनेट। आप जैसे बाहर हो और आपको अपने घर पे रखा हुआ सिस्टम यूज़ करना है, टेलनेट के माध्यम से आप रिमोट लॉगिन कर सकते हो, बाहर से भी अपने सिस्टम को यूज़ कर सकते हो। इसका पोर्ट नंबर होता है 23। एक होता है DNS, डोमेन नेम सिस्टम। इसका पोर्ट नंबर है 53। DHCP, डोमेन डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसे डिफ़ाइन किया गया है 67 और 68 पे। SNMP, सिंपल नेटवर्क मैसेज प्रोटोकॉल, मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है ये, मैसेज नहीं है। और इसका जो पोर्ट नंबर है वो है 161। ये इतने सर्विसेज हैं और ये वो सर्विसेज हैं जो यूज़र यूज़ करता है। पोर्ट यहाँ पे कितने हैं, 0 से लेके 65,535। ये आंकड़ा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक वेल नोन पोर्ट हम दे चुके हैं या डिफ़ाइन कर चुके हैं, वो है 0 से लेके 1023। इतने पोर्ट हम दे चुके हैं, इतनी सर्विस अभी हमारी चल रही है। बाकी आगे भी अगर हमें रिक्वायरमेंट हुई, कोई नई सर्विस अगर जैसे टेक्नोलॉजी में इन्हेंसमेंट हुआ, तो हम इनमें से पोर्ट नंबर और बाकी सर्विसेज को भी दे सकते हैं। एप्लीकेशन लेयर का नाम आते ही आपको ये पोर्ट नंबर हैंड टू हैंड याद आ जाने चाहिए। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, जो रेगुलर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। SMTP, POP3, FTP, HTTPS तो जो 2018 का संगणक का एग्ज़ाम था शायद उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, या फिर IE वाले में पूछा गया था। एक SNMP, क्योंकि सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है तो हम इसको नेटवर्क लेयर में कर सकते हैं, है ना, इसलिए ये जो पोर्ट नंबर है ये पूछा जाता है। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल एक एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। HTTP भी कई बार पूछा जाता है और टेलनेट। ये इतने तो आपको बिल्कुल ध्यान करने हैं। इसके बाद में सेकंड नंबर की रैंकिंग जो है उसमें आप IMAP, DNS और DHCP इनके नाम भी ध्यान कर लेना। देखो डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है ये मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, मैं आपको लिंक दे दूँगी, आप उसमें से देख लेना। और एक लास्ट चीज़ कि जब भी डेटा यूज़र भेजेगा उस डेटा का नाम प्रत्येक लेयर में कभी कभी अलग होगा आगे जाके। यहाँ पे उस डेटा को क्या बोला जाता है, मैसेज। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, तो इन नाम को भी आप मेंशन करके चलना, कहीं ना कहीं छोटे छोटे लिख लेना। और फिर हम इन सबको कंसोलिडेट करके देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें हमें ध्यान में रखनी है। नंबर 2 की लेयर है प्रेजेंटेशन लेयर। अब सारा गेम चल रहा है कि हम डेटा को कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, कैसे डेटा ट्रैवल करेगा। तो प्रेजेंटेशन भी हम किसका देखेंगे, डेटा का प्रेजेंटेशन कैसा होगा। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कैसा होगा, डेटा के सिंटैक्स क्या होंगे, सिमेंटिक क्या होंगे, क्या रूल्स वो फॉलो करेगा डेटा। और साथ में आप जब डेटा को भेजोगे तो हो सकता है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो, उसको ये कंप्रेस कर देगा। तो कंप्रेशन और डीकम्प्रेशन का काम किसका होता है, प्रेजेंटेशन लेयर का। फिर डेटा के ऊपर सिक्योरिटी लगाना, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का काम भी प्रेजेंटेशन लेयर का होता है। रीजनिंग में आपने देखा होगा जैसे A को यदि P बोला जाए और B को यदि H बोला जाए,
सी को अगर डी बोला जाए तो ABC को हम कैसे लिखेंगे? तो हमारी अलग नई लैंग्वेज क्या हो जाएगी? PHD, ऐसे लिखेंगे ABC। तो जब हम भेजते टाइम पे उसके ऊपर इंक्रिप्शन लगाएंगे, उसे जब कोई रिसीव करेगा तो उसे ये भाषा आनी चाहिए, उसे इस भाषा का ज्ञान होना चाहिए, वो इस मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा अगर उसे इसका ज्ञान है तो। अदरवाइज़ नॉर्मल यूज़र या नॉर्मल अगर कोई हैकर है, वो बीच में अगर इस डेटा को पढ़ना चाहे, वो क्या पढ़ेगा? PSD। उसे नहीं पता इसके पीछे की लैंग्वेज क्या है। तो इस पे अलग अलग इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की टेक्निक्स लगाते हैं। कैसे क्या टेक्निक यूज़ करनी है, क्या टेक्निक लगानी है, वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रेजेंटेशन लेयर की। डेटा अगर बहुत ही ज़्यादा बड़ी फाइल के अंदर है बट नेटवर्क की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतनी बड़ी फाइल को ले जा सके, तो वो इसको कंप्रेस कर देती है। जैसे मान लेते हैं फ़ाइल का साइज़ बड़ा था, तो इसको कंप्रेस करके वो फ़ाइल का साइज़ छोटा कर देगी और फिर उसको नेटवर्क में भेजेगी। आगे जब वो मैसेज जाएगा छोटे रूप में, तो उसे डिकम्प्रेस किया जाएगा, उसे वापस उसके ओरिजिनल फॉर्म में लाया जाएगा, देन उस मैसेज को रीड किया जाएगा। ये होता है कंप्रेशन और डिकम्प्रेशन। और एक इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो काफ़ी बार पूछी जाती है कि जब डेटा को हम रिप्रेजेंट करेंगे, आप कौन सी एनकोडिंग यूज़ कर रहे हो? BCD, यूनिकोड, ASCII को आप यूज़ कर रहे हो या फिर EBCDIC को यूज़ कर रहे हो? ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं पहले से। डेटा को पहचानना कि ये जो मैं डेटा भेज रहा हूँ ये ASCII लेवल पे काम करेगा, तो इसका पूरा का पूरा कन्वर्जन ASCII रूल्स पे लगेगा। अगर कोई डेटा यूनिकोड के ऊपर काम कर रहा है, सेंडर यूनिकोड को फॉलो करके उस पूरे मैसेज को भेज रहा है, तो आपको पता है यूनिकोड जो होता है वो 16 बिट का होता है। अब 16 बिट का कोड है, रिसीवर को भी यूनिकोड पे ही काम करना पड़ेगा। और एक लास्ट बात कि प्रेजेंटेशन लेयर में डेटा को बोला जाता है मैसेज। यहाँ तक नॉर्मल मैसेज चल रहा है और जो यूज़र ने डेटा भेजा है उसे हम मैसेज ही प्रोनाउंस करेंगे। इनके आप नंबर भी चेंज करना, क्योंकि एप्लीकेशन लेयर 7th नंबर की लेयर है, इसे हम इस तरीके से ही पढ़ेंगे। प्रेजेंटेशन लेयर 6th नंबर की लेयर है। हम अभी देखेंगे 5th नंबर की लेयर, सेशन लेयर। अब हम जब इंटरनेट चलाते हैं, कोई वेबसाइट खोल रखी है, बैंकिंग की मान लेते हैं, बैंकिंग की या फिर IRCTC, जो भी सिक्योर वेबसाइट्स होंगी, उसमें क्या होता है? एक सेशन होता है, इसका पूरा एक फ़िक्स टाइम होता है। अब मान लेते हैं आपने 15 मिनट से उस वेबसाइट को ओपन कर रखा है बट आपने कुछ उस पर मूवमेंट नहीं किया, आपने वहाँ की कोई सर्विस को एक्सेस नहीं किया, उसको एक बार ओपन करके रख रखा है, तो आपका सेशन जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। और ये मैसेज हमें शो भी होता है, योर सेशन इज़ एक्सपायर्ड, प्लीज़ लॉग इन अगेन। तो हम क्या करते हैं? उस वेबसाइट को दोबारा से लॉग इन करते हैं। ये सेशन एक्चुअली में वो ही होता है सेम। इसमें हमें सेशन लेयर का जो काम है वो समझ आ जाता है। सेशन लेयर मेंटेन करती है सेशन को, सेशन लेयर एस्टेब्लिश करती है और टर्मिनेट भी करती है, उसको बंद भी करती है कनेक्शन को। बैंकिंग की वेबसाइट तो इतनी ज़्यादा सिक्योर होती है, आप अगर उसके ऊपर 1 मिनट या फिर 1.5 मिनट का लगभग टाइम होता है, आप अगर इतने टाइम तक उस पर कोई काम नहीं करते हो तो वो सेशन को एक्सपायर कर देती है। और सेशन को मेंटेन करके रखना, अगर यूज़र उसके ऊपर काम कर रहा है तो उसे एक्सपायर नहीं करना, बीच बीच में वो लॉग आउट हो जाएगी तो यूज़र को इनकन्वीनियंस होगी, इसलिए उसे एस्टेब्लिश करके रखना। ये काम सब मैनेज कौन करता है? सेशन लेयर। यहाँ पे भी डेटा को हम क्या बोलते हैं? मैसेज। अभी तक देखो कोई नाम अलग नहीं आया, तीनों ही लेयर में हम डेटा को मैसेज बोल रहे हैं। इस लेयर के और वैसे काम क्या होते हैं? तो जब सेशन को मेंटेन करती है उस टाइम पे डायलॉग कंट्रोल करना, और दूसरी बात सिंक्रोनाइजेशन का ध्यान रखना। दो कंप्यूटर अगर आपस में कनेक्टेड हैं तो उनको सेम सेशन के ऊपर, सेम डायलॉग के ऊपर मेंटेन रखना। अगर एक भी यूज़र इनएक्टिव होता है तो उस पूरे के पूरे कनेक्शन को टर्मिनेट करना। और दूसरी चीज़ होती है सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है कि मान लेते हैं मैसेज जो है वो थोड़ा बड़ा है और थोड़े थोड़े टाइम के बाद, जैसे हमने रिसीव कर लिए 16 बिट या फिर हमने रिसीव कर लिए लगभग 60 बिट, उसके बाद हम कुछ चेक पॉइंट लगा देंगे कि अब हम डेटा को थोड़ा चेक करेंगे, देन हम आपको दोबारा सेंड करने के लिए अलाउड करेंगे। तो चेक पॉइंट के बाद ये मैसेज चेक होता है, फिर ये इधर जाएगा आगे।
और यहाँ पे फिर आप नया मैसेज भेज सकते हो। इस तरीके से सिंक्रोनाइज़ करना, बार बार बीच बीच में डेटा को संभालते रहना कि वो डेटा सही तरीके से आ रहा है या नहीं आ रहा। ये सब काम भी किसके होते हैं? सेशन लेयर के। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सेशन लेयर की, और इसमें क्या होता है, जैसे डायलॉग कंट्रोल जब वो करके रखते हैं, सेशन को मेंटेन करके रखते हैं, उस टाइम पे एक चीज़ का और ध्यान देना होता है, कौन सा यूज़र कितना डेटा भेज सकता है, या डेटा वो भेज पाएगा भी या नहीं भेज पाएगा। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती है कनेक्शन के ऊपर। और कनेक्शन कितने टाइप के हमने देखे थे, 3 तरह से हम कनेक्शन बनाते हैं, फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स। अगर सिंप्लेक्स है तो एक ही यूज़र को मैसेज भेजने के लिए अलाउड करेंगे। अगर हाफ डुप्लेक्स है, दोनों को अलाउड तो करेंगे बट एक बार में सिर्फ एक यूज़र ही मैसेज को भेज पाएगा। फुल डुप्लेक्स में दोनों साइड के जो कंप्यूटर हैं वो कभी भी किसी भी टाइम डेटा भेज सकते हैं, क्योंकि फुल डुप्लेक्स में 2 पाथ यहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाते हैं। अगर ये कोई डेटा भेजेगा तो वो इस लाइन के थ्रू भेजेगा, इसे कोई डेटा भेजना है तो वो इस लाइन के थ्रू भेजेगा। फुल डुप्लेक्स एग्जैक्टली होता क्या है, 2 हाफ डुप्लेक्स होते हैं। तो डायलॉग को कंट्रोल करके रखना, मतलब उसे इस चीज़ का भी पता होना चाहिए सेशन लेयर को कि किस तरह का नेटवर्क है, किस तरह का ट्रांसमिशन मोड है यहाँ पे, ताकि मैं किस यूज़र को अलाउड करूँ मैसेज भेजना और किसे नहीं करूँ। नंबर 4 की लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर। अब यहाँ से हमारी इम्पॉर्टेंट लेयर्स शुरू हो चुकी हैं। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ध्यान करनी है, इनके क्या क्या काम होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। ट्रांसपोर्ट का नाम देखो क्या है, ट्रांसपोर्ट, जैसा नाम है उस तरीके से ही ये काम करेगा। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेटा को ट्रांसपोर्ट करना, जहाँ से डेटा लिया है वहाँ से लेके जब तक एंड पॉइंट तक उस पर्टिकुलर कंप्यूटर तक डेटा को पहुँचाना जिसके लिए वो मैसेज है। बीच में ये छोड़ता नहीं है, ये जब मैसेज को ले लेता है उसके बाद इसके ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि ये मैसेज जाके देना किसे है, उस पर्टिकुलर बंदे को जिसके लिए वो मैसेज हमने लिखा है। एक होती है सिंपल डाक और दूसरी होती है रजिस्टर्ड डाक। तो ट्रांसपोर्ट लेयर कैसे काम करता है, रजिस्टर्ड डाक की तरह। अब जिसका वो मेल है या जिसका वो मैसेज लेटर आया है वो पर्टिकुलर उस बंदे को ही वो देके आएगा और उसके सिग्नेचर भी लेके आता है। उस तरीके से ही ट्रांसपोर्ट लेयर यहाँ काम करेगी। अब ट्रांसपोर्ट लेयर में 2 तरह के कनेक्शन होते हैं। किस तरह के कनेक्शन पे ट्रांसपोर्ट करना चाह रही है, या तो यूडीपी कनेक्शन होगा या फिर होगा टीसीपी कनेक्शन। यूडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, और टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यूडीपी होता है वायरलेस। जब आप वायर का यूज़ नहीं करते, वायरलेस कनेक्शन बनाना चाहते हो, और ये कनेक्शन फास्ट होता है क्योंकि इसमें कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं करना पड़ता, तो उस समय हम यूडीपी का यूज़ करते हैं। टीसीपी होता है वायर्ड कनेक्शन, और वायर्ड कनेक्शन स्लो होता है, कॉस्टली होता है, बट इसका बेनिफिट क्या होता है कि इसमें जो मैसेज जाएगा ये कनेक्शन रिलायबल होता है और ये कनेक्शन ज़्यादा सिक्योर होता है एज़ कम्पेयर टू यूडीपी। और यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो जो आपको ध्यान करनी है, यूडीपी में अगर डेटा जाता है तो वो जो मैसेज ऊपर से आ रहा था उसे यूडीपी बोलता है डेटाग्राम। अब वो क्यों बोलता है, क्योंकि अभी तक जो मैसेज हम ऊपर वाली लेयर से रिसीव करते आ रहे थे वो हमें सिंगल फॉर्म में मिल रहा था। यहाँ से मैसेज के टुकड़े होने शुरू हो जाएंगे, उनको डिवाइड करना शुरू कर देंगे। पूरा पैकेट तो हो सकता है होगा 60 बाइट का, बट यूडीपी की कैपेसिटी है कि वो सिर्फ एक बार में 2 बाइट लेके जा सकता है। तो वो इस मैसेज को क्या करेगा, पूरे मैसेज को 2-2 बाइट के अलग अलग डेटाग्राम बना लेगा। वायरलेस के अंदर आपको पता है कि अगर यहाँ पे कोई सेंडर है और दूसरी जगह रिसीवर है, बीच में हम नेटवर्क को मानते हैं, तो वायरलेस का कोई रूट फिक्स नहीं होता, कोई पाथ फिक्स नहीं होता, वो कहीं से भी डेटा को भेज सकते हैं। इस तरीके से वो कोई भी रूट फॉलो कर सकता है। तो जितने भी यूडीपी के पैकेट्स होंगे 2-2 बाइट के, वो सारे अलग अलग रूट के माध्यम से या फिर सेम रूट को ही फॉलो करते हुए एक के बाद एक भेजने शुरू कर देंगे। जिस सीक्वेंस में वो हमने भेजे हैं उनके आगे उनका एक एक नंबर भी होता है। जैसे 1 नंबर का यूडीपी पैकेट, 2 नंबर का,
फिर 3 नंबर का। तो ये सारे के सारे जो डेटाग्राम्स होते हैं जब आगे रिसीवर को ये मिलेंगे भी इसी सीक्वेंस में। जैसे पहले एक मिलेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जो पहले पहुंच जाएगा वो वेट करेगा उससे पहले वाले जो डेटाग्राम है उसके आने का। इन सब चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान करना। और टीसीपी में अगर हम डेटा की बात करें तो टीसीपी में इस डेटा को बोला जाता है सेगमेंट। इस मैसेज को ऊपर की तीनों लेयर बोलती हैं मैसेज, बट ट्रांसपोर्ट लेयर में आते ही यूडीपी उसे डेटाग्राम बोलेगा और टीसीपी उसे सेगमेंट बोलेगा। अब इस लेयर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, जैसे कुछ काम और होते हैं जो अभी हमने बात की कि ये डेटाग्राम में छोटे छोटे उनके डेटाग्राम बनाएगा। तो सेगमेंट करना, सेगमेंट होता है कि किसी बड़े डेटा को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना, सेगमेंटेशन। और जब रिसीवर साइड में वो मैसेज मिलेंगे तो उनको रीअसेंबल करना, मतलब उन जो मैसेज आपको एक एक करके आपने बांटे और एक एक करके आपने भेजने शुरू किए, तो रिसीवर क्या करेगा, उनको रीअसेंबल करेगा। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान आने वाली एरर को ये लेयर कंट्रोल करती है। और मैं आपको यहाँ पे इसलिए ये वर्ड बोल रही हूँ कि ट्रांसपोर्ट के दौरान आने वाली जो दिक्कत होती है उनको ये लेयर हैंडल करती है, ना कि इसको डेटा से कोई मतलब है। एरर कंट्रोल अगर डायरेक्ट पूछा जाएगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेटा लिंक लेयर की, बट यहाँ पे अगर वो ये बोल दे कि ट्रांसपोर्ट के दौरान डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, उस दौरान में अगर कोई एरर आती है तो उसे कौन हैंडल करेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर। फ्लो कंट्रोल का भी ये ध्यान करती है और पोर्ट एड्रेसिंग का भी ये ध्यान करती है। पोर्ट एड्रेसिंग, पोर्ट के बारे में अभी हमने पढ़ा था। प्रत्येक सर्विसेज अलग अलग पोर्ट्स के ऊपर डिफाइंड है। तो मान लेते हैं यूज़र ने काफ़ी सारे टैब ओपन कर रखे हैं, जिसमें एक में ईमेल चल रहा है, दूसरे में कोई लॉगिन उसने कर रखा है टेलनेट के थ्रू, तीसरे में फ़ाइल ट्रांसफ़र चल रहा है, ब्राउज़र भी उसने ओपन कर रखा है। इस तरीके से बहुत सारे पोर्ट एक साथ में काम कर रहे हैं। वहीं पे रिसीवर की साइड पे भी उसने बहुत सारे टैब ओपन कर रखे हैं, ब्राउज़र ओपन कर रखा है, मेल ओपन कर रखा है, फाइल के ऊपर भी वो काम कर रहा है। तो इस तरीके से दोनों जने काफ़ी सारे पोर्ट की सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं। अब यूज़र ने रिसीवर साइड से एक ईमेल भेजा, तो जब भेजते टाइम पे ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जिसके पास वो डेटा भेजना है वहाँ तक उस डेटा को पहुँचा के आना। यहाँ तक जब वो पहुँचा, उसने देखा कि यूज़र के कंप्यूटर में तो काफ़ी सारे पोर्ट्स हैं। इस समय उसको ये पता होना चाहिए कि मेरा जो पोर्ट नंबर है वो है ईमेल वाला 25 पोर्ट, और मुझे इसमें से कौन सी टैब के ऊपर ले जाके डेटा देना है, 25 नंबर वाली पोर्ट पे। इस तरीके से ये पोर्ट एड्रेसिंग भी करता है। पर्टिकुलर यूज़र ने जिस सर्विसेज को लेकर डेटा भेजा है, जिस यूज़र को वो डेटा दे के आना है, उसके ब्राउज़र पे भी वो सेम सर्विस चल रही होगी, तभी ये डेटा देगा। अदरवाइज़ वो वेट करेगा कि कब ये यूज़र, रिसीवर वाला यूज़र इस सर्विस को लेने के लिए तैयार होगा। अब जो दो चीज़ें मैंने पेंडिंग रखी है उनको मैं बता देती हूँ, और इनके आगे मैं स्टार भी लगा रही हूँ। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। नेटवर्किंग डिवाइस है एक गेटवे, आपने नाम सुना होगा। गेटवे कौन सी लेयर पे काम करता है, सीधा क्वेश्चन आता है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे। और एक आप ये वर्ड देखोगे काफ़ी बार, एंड टू एंड डिलीवरी देने का काम किसका होता है, तो एक एंड से दूसरे एंड तक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में उस डेटा को पहुंचाने का काम सिर्फ ट्रांसपोर्ट लेयर ही कर सकती है। इसी से सिमिलर वर्ड आ जाता है, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी देने का काम किसका होता है। अगर ईमेल का कोई डेटा है, उस पर्टिकुलर प्रोसेस का डेटा उस नेक्स्ट ईमेल वाली प्रोसेस तक पहुंचाने का काम भी ट्रांसपोर्ट लेयर का। या फिर एक वर्ड यूज़ लिया जाता है, पॉइंट टू पॉइंट डिलीवरी देने का काम किसका होता है। ये तीनों ही वर्ड यूज़ लिए जाते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे। अभी हो सकता है आपको ध्यान रहे, बट आगे वाली जो लेयर हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, उसके साथ में ये सब चीज़ें हो जाती है मिक्स। तो हमें इनको खास ध्यान रखना है। अब आपको मैं मोस्ट चीज़ें बता देती हूँ जो आपको बस याद करनी ही है। ट्रांसपोर्ट लेयर का नाम आते ही वो चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान करोगे कि कनेक्शन को किस तरीके से बनाया जाएगा। यूडीपी और टीसीपी का कनेक्शन कौन बनाता है, बनाता कौन है, ट्रांसपोर्ट लेयर। और यूडीपी में मैसेज को बोला जाता है डेटाग्राम, टीसीपी में मैसेज को बोला जाता है सेगमेंट।
यूडीपी एक वायरलेस कनेक्शन है, टीसीपी रिलायबल कनेक्शन है, वायर्ड कनेक्शन है। और दूसरे नंबर पे आपको ध्यान रखना है कि कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस ट्रांसपोर्ट लेयर यूज़ करता है, तो गेटवे को यूज़ करता है। और ये तीनों वर्ड ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड टू एंड डिलीवरी का काम किसका होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी का काम कौन सी लेयर का होता है, पॉइंट टू पॉइंट डिलीवरी देने का काम कौन सी लेयर का होता है। फिर इसमें ये लाइन तो कुछ है ही नहीं भाई, ट्रांसपोर्ट के अंदर अगर कोई एरर आ रही है, कुछ और दिक्कत आ रही है, वो सारी चीज़ें हैंडल ट्रांसपोर्ट लेयर करेगी। और यहाँ से जो मैसेज है वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है, इसलिए सेगमेंटेशन और रीअसेंबल का काम भी कौन करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर। पूरी लेयर को आपको इस तरीके से याद रखना है। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।